Hello students, I am Swarandeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is some important questions from Hello Alkane and Hello Arene chapter. So, our first question is arrange the following in increasing order of dipole moment. Dipole moment के अंदर इसको अरेंज करना है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में. हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से निकालते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली हमें क्या लगता है कि जो डाइपोल मोमेंट है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. तो ये तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया. डेट मीन्स की इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ. तो समटाइम्स हम इसको कैसे कर देते हैं कि फ्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा हम कर देते हैं. बाकी तो कहीं पे कोई दिक्कत आती ही नहीं है जब इसको अरेंज करना होता है. दिक्कत आती है कि हम फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट को सबसे ज्यादा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट्स अट्रैक्ट द मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स डाइपोल मोमेंट इंक्रीज. बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर तो ज्यादा रखता है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके पास में उसका साइज क्या है, स्मॉलर साइज है. और स्मॉलर साइज और 3 लोन पेयर्स ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेजेंट है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जब फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो इसके तीनों लोन पेयर है वो उसके ऊपर रिपल्शन लगाएंगे. तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की जितनी शिफ्टिंग होनी है उतनी नहीं हो पाती, उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम हो पाती है. और यहाँ पे फिर कौन आगे निकल जाता है, क्लोरीन आगे निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे फ्लोरीन से कम है लेकिन उसके जो साइज है वो बड़ा है. यहाँ पे हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस केस, है ना, यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं डी ऑर्बिटल्स क्लोरीन के अंदर जो होते हैं. तो उसकी वजह से इसका साइज बड़ा हो गया, तो जो इसके लोन पेयर्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन नहीं लगा पाएंगे. तो यहाँ पे अपना ऑर्डर हो जाएगा क्लोरीन और डाइपोल एज कंपेयर टू फ्लोरीन, है ना. फ्लोरीन वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनके कंपेयर में क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम फ्लोरीन का. बाकी तो अपना वो है ही कि ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती गई वैसे वैसे उसकी डाइपोल मोमेंट भी कम होता गया. बस डिफरेंस जो आता है वो आता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन का. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे ऑर्गेनिक के अंदर ही चलता है. जब फिनोल, इसके बाद में ये क्लोरोबेंजीन हो गया, इसके बाद में फिनोल आ जाता है, फिनोल के बाद में अपना कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एनिलीन आ जाता है ना. सभी की अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमें बनानी आनी चाहिए. रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये जो क्वेश्चन करूंगी यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चंस और यहीं पे ही लूंगी, है ना. यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे सब स्टूडेंट्स को आती है, जो 12th में आ चुका है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ये है, ये रहा इसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ. तो ये लोन पेयर बॉन्ड के अंदर जाएगा और बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इसके जो कॉर्नर है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में. तो ये हो गया. तो जो ये अपना ये आया था लोन पेयर यहाँ पे आए थे, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, और जो ये चार्ज यहाँ पे लेके आई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में. जिसको हमने चेंज नहीं किया था उसको वैसे का वैसे ही लगा दिया. ऐसे ही फिर ये माइनस यहाँ पे गया और जस्ट आगे वाला उसके आगे वाले कॉर्नर पे चला गया. इस तरह से अपन इसको करते जाएंगे, है ना. जिसको नहीं हमने बिल्कुल भी अनटच्ड है उसको तो अपन ने वैसे का वैसे ही रख दिया. जैसे कि इसमें ये वाला और ये वाला, इनके साथ में हमने इसको टच भी नहीं किया तो ये वैसे के वैसे ही रह गए. ये वाले से हमने क्या किया, बॉन्ड बनाया, और जो ये है इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया. सेम ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले को करेंगे, यानी कि माइनस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए. देखो पहले माइनस यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड गया था तो माइनस यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड आगे गया तो माइनस यहाँ पे लग गया. यानी कि अल्टरनेटिव चलता जाएगा, बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा. ओके, तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी हो जाएगी ये इस तरह से. ये हो गया, ये हो गया, ये माइनस हो गया, और लास्ट में ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, रेजोनेंस, रेजोनेंस आती है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को रेजोनेंस आती है. यहाँ पे जो दो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अब देखो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. एक बार मैं ऑर्थो पैरा पोजीशन भी आपको बता दूं, हालांकि आपको आती होगी लेकिन एक बार, ताकि हमें जिनको नहीं आती वो कंफ्यूज ना रहे. जैसे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है तो ये अपनी इप्सो पोजीशन होती है. इसके जस्ट पास वाली दोनों ऑर्थो होती है, उसके दोनों पास वाली आगे वाली नेक्स्ट मेटा, और इप्सो के जस्ट सामने वाली पैरा पोजीशन होती है.
ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। पूरी ऑर्गेनिक के अंदर उसकी रिएक्टिविटी के लिए बात करते हैं या उसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तब हमारे यही काम में आता है कि ऑर्थो डायरेक्टिव है, मेटा है, पैरा है, प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है ना, हम यही बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो पे एंड पैरा एंड देन अगेन ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, नेगेटिव नेगेटिव पे तो करेगा नहीं, कहाँ पे करेगा, पॉजिटिव यानी कि मेटा पोजीशन के ऊपर। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव यानी देखो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल, दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन के ऊपर। ये हमें क्लियर है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, बिकॉज अवर बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। इसके ऊपर क्या हो जाता क्या हो जाती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है इसलिए। ओके, ये क्या करेगी, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, यानी कि ये क्या करेगी, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, एक तो ये कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और दूसरा कि इसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, है ना। अगर कोई पॉजिटिव वाला आ रहा है, जैसे कि अपन नाइट्रेशन करें, इस तरह से करें, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, वैसे दे देगा कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन ऐसे करके HNO3, इस तरह से दे देगा कि इसमें प्रोडक्ट बनाओ। तो हमें पहले तो ये पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 है, जब ये कहीं पे भी दिख जाए ना तो इसका मीन्स है कि हमें NO2 प्लस का अटैच करना है, प्लस को अटैच करना है। तो कहाँ पे करेंगे, माइनस चार्ज कहाँ पे था, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, Cl एक बार तो NO2 ऑर्थो पे और एक बार NO2 कहाँ पे, पैरा पे, इस तरह से ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसकी रेजोनेंस और रेजोनेंस से रिलेटेड थे, इसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखो, ये देखो मैंने सारी रिएक्शंस ले ली, इतनी सारी एग्जाम के अंदर एक साथ नहीं देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम ले ली जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे, है ना। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, देखो अब वो सिर्फ इसका टाइप चेंज कर सकता है, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस अपन ने इस चैप्टर के उठा लिए, बस वो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके दे सकता है, अदरवाइज क्वेश्चंस यही होते हैं। ओके, या तो वो कैसे दे देगा कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, इसको है ना ऐसे 3-4 रिएक्शंस लिख देगा कि इनको कंप्लीट करो, या फिर वो क्या करेगा कि नेम से दे देगा what would be happen if chloroethane react with dry silver oxide, है ना। तो देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो यहाँ पे भी दे दिया उसने कि क्या होगा अगर ये रिएक्ट करता है, क्लोरोइथेन रिएक्ट करता है ड्राई Ag2O के साथ में। ओके, तो इसमें ध्यान देना, ये रिएक्शन सारी मैं आपको करवाती हूँ कि अगर इस तरह की, देखो अगर ड्राई Ag2O दिया है तो हमें पता है कि ड्राई का मतलब है कि यहाँ पे वाटर इसके अंदर मिक्स नहीं है, तो Ag ही है ना, यहाँ पे Ag प्लस और साथ में क्या है O-2। तो यहाँ पे वो आपको अगर कंप्लीट करने वाले में देगा तो यहाँ पे 2 लगा के नहीं देगा, तो ये अपने लिए वेल नोन होना चाहिए कि अगर इस तरह की रिएक्शन है तो Cl निकल गया। अब 2Cl के लिए हमें क्या चाहिए, ये कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, यहाँ पे वो हमें नहीं देगा। क्या बच गया, O बच गया, तो O के ऊपर एक साइड से ये देखो CS2 CS3, क्योंकि ये Cl निकला है, तो दूसरी तरफ भी क्या CH2 Cl CS3, है ना। तो अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो एक तो क्या बन गया CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस में 2 मोल AgCl, देखो यही बन गया ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि Ag2O दिया है तो Ag के साथ में क्या लगेगा, Cl लगेगा, और AgCl ही होता है। AgBr भी दे सकता है, ज्यादातर चांस है AgBr देने के, है ना, यहाँ पे Br देख करके देगा क्योंकि AgBr ज्यादा अच्छे से बनता है, ज्यादा अच्छी रिएक्शन होती है ना। अगर अपना प्रोडक्ट जो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है तो वहां पे
ज्यादा अच्छा अपने पास में यील्ड आएगी। ओके, तो यहाँ पे Br करके देने के चांसेस ज्यादा है। मैंने नॉर्मली सभी के अंदर Cl ले लिया। ओके, क्या देगा F और I वो बहुत फिंकलस्टाइन्स वॉर्ड को छोड़ दें तो क्लोरीन एंड आयोडीन की रिएक्शंस बहुत कम अपन को देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो रिएक्शंस होगी क्लोरीन एंड ब्रोमीन की, बिकॉज दीज आर गुड रिएक्टर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 Cl। ओके, Ag2O एक्वस, एक्वस मीडियम है तो एक्वस के अंदर क्या हो जाएगा Ag2O प्लस H2O। पहले तो यही देख लो कि एक्वस का मत मीन्स ये है। ओके, तो यहाँ पे AgO ये था Ag2O, H2O को करें अगर तो H और OH ये था H एंड OH, तो क्या बन गया अपने पास में AgOH बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहाँ पे अपने पास में क्या है CH3Cl, तो वही AgCl निकल गया। क्या निकल गया AgCl निकल गया, और ये क्या बन गया CH3CH2OH, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 2 मोल ये हो गया, ये 2 मोल लेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा 2 मोल AgCl एंड 2 मोल क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अपने पास में प्रोडक्ट इसका देखो, ये समझ में आ ही गया होगा। मैं अब इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखती हूँ कि अगर एक्वस देगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट है और अगर ड्राई देगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट होगा। वो ज्यादातर वही क्वेश्चंस देगा, हमें मेन प्रोडक्ट लिखना है ना, हमें इसको बैलेंस करने का उसने कहा ही नहीं है तो हमें बैलेंस करने की भी नीड नहीं है। उसने प्रोडक्ट पूछा है, हमने प्रोडक्ट लिख दिया कि इससे रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट करेगा, बैलेंस वो अपने आप करेगा, है ना। करना चाहो तो कर दो, वो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन नीड ही नहीं है हमें। ओके, नेक्स्ट देखो CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। ओके, ये वाली रिएक्शन है KCN के साथ। देखो पहले तो Ag2O था, ड्राई के अंदर क्या प्रोडक्ट और एक्वस के अंदर क्या प्रोडक्ट। अब AgCN और KCN है, ये दोनों भी अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। एज वी नो हियर KCN is a ionic compound whereas AgCN is covalent compound। ओके, so both gives different products। क्या देगा CH3 CH2 CN देगा, साइनाइड देगा, और CH3 CH2 क्या देगा AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, बिल्कुल रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा। KCN साइनाइड एंड AgCN आइसोसाइनाइड देगा, बिकॉज हियर KCN is a ionic compound, that's why it's break down into K plus and cyanide। Here carbon and nitrogen both are able to form bond, but carbon carbon bond is more stronger, that's why it's form cyanide। okay, whereas AgCN, in AgCN here carbon and AgCN are bounded with covalent bond, which is a stronger bond and not easily break down, and only nitrogen is available to form a bond, that's why here isocyanide is formed as a product। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आयनिक है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, KCN है, KCN के अंदर ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी बॉन्ड बना सकता था, और ये लोन पेयर थे तो ये भी बॉन्ड बना सकता था, बोथ आर एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इसलिए किसने बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। बट इन AgCN के अंदर क्या हुआ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड था, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, तो कार्बन तो अवेलेबल ही नहीं है बॉन्ड बना ही नहीं सकता, है ना, नॉट एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म बॉन्ड। यहाँ पे फिर कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन ही तो है बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन तो ऑलरेडी अटैच है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को कई बार वो क्या करता है कि थ्योरी क्वेश्चन के अंदर भी दे देता है। थ्योरी टाइप में क्या देता है कि वाई KCN फॉर्म साइनाइड with haloalkane whereas AgCN formed isocyanide, है ना। कि क्यों ऐसा होता है कि KCN साइनाइड बनाता है और AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है,
तो अपना सिंपल आंसर होगा कि KCN is ionic compound, that's why carbon is also available to form bond, and carbon-carbon bond is more stronger, that's why cyanide is formed with KCN. And whereas AgCN is a covalent bond, carbon is not available here to form a bond, that's why nitrogen form bond. Okay, next देखो सेम यही है, वही KNO2 and AgNO2, ये देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है, और AgNO2 के अंदर क्या है, ये वाला यहाँ से किस में कन्वर्ट कर दो, Ag में, ये अवेलेबल ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो अभी KNO2 CH3 CH2 ONO नाइट्राइट बन गया, ओके, और इसके साथ में CH3 CH2 कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रो कंपाउंड बन गया, उसमें नाइट्राइट और इसमें नाइट्रो कंपाउंड बन गया। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस हो सकता है वो ऐसे कैसे कंप्लीट करने के लिए पूछ ले, और ज्यादातर चांस ऐसे ना दे कि वो कैसे देगा, इनके नेम देगा, थ्योरी बना के आपको क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा इसको टफ करने के लिए कि व्हाट वुड बी हैपन इफ पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विद क्लोरोइथेन। ओके, इस तरह से बना के दे देगा, तो हमें सिंपल प्रोडक्ट तो अपने पास, ये सबसे इजी क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इनके अंदर अपने पास में रिएक्टेंट है, सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंस हमें बताना है। डायरेक्ट ऐसा देने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया ताकि मैं दोनों रिएक्शंस को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, उसमें से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अपन कर देंगे, है ना। तो देखो हम इस तरह से कर लेते हैं, SN1 एंड SN2, हो सकता है वो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ ले, है ना। तो SN1 के अंदर क्या होता है, देखो मैं दोनों की मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज SN1 मैकेनिज्म एंड व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म। ओके, फर्स्ट देखो क्या होता है SN1 के अंदर कि ये अपना एल्किल हैलाइड है, ओके, और ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन दोनों को ही हमने करवाना होता है, दोनों के अंदर रिएक्शन यही करवानी है। लेकिन SN1 में क्या होता है कि पहले जो ये RX है ये ब्रेक हो गया, R प्लस एंड X माइनस में, ये स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि इससे क्या डिसाइड होगा, रिएक्शन का रेट डिसाइड होगा, स्लो स्टेप होता है। फिर क्या है कि सेकंड स्टेप के अंदर R प्लस था और ये न्यूक्लियोफाइल था, इसके ऊपर अटैक कर गया और क्या बन गया, RNU, यानी कि ये था अपना स्टेप सेकंड, और ये कैसा था, फास्ट स्टेप था, डेट मीन्स इससे रेट डिटरमाइन नहीं होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इन SN1 which step is rate determining step, step first is rate determining step, what is formed during the rate determining step in SN1 mechanism, then carbocation is formed during the rate determining step in SN1 mechanism। ओके, इसके अंदर अपना क्या होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो यही लिखना है हमने कि हमने रिएक्शन लिख दी कि किस तरह से होता है। सेकंड हमने लिखना है कि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन बना है ना, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। थर्ड देखो कितने स्टेप थे, स्टेप 2। फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीन्स होता है कि कितने के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो देखो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे तो करेगा नहीं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो अगर ये ब्रेक डाउन होगा, कार्बोकेटायन बनेगा तो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अगर ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो ये चाहे कितना भी घूमता रहे, है ना, रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टेप फर्स्ट के ऊपर, और उसमें अपने पास में रिएक्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक, तो इसका ऑर्डर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए ये हमने क्या लगाया यहाँ पे, 1 लगाया, 1 इसका ऑर्डर शो कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप देखो, फिफ्थ स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें जो है इसकी स्टीरियो क्या है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टीरियो ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो स्टीरियो देखो इसमें
कि ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है, हो सकता है कि ये कार्बोकेटाइन मान लो अपना ये होता है ना, इस तरह से है। क्लियर हुई बात? कार्बोकेटाइन है, या जो मैंने लिया वही ले लो, चाहे ये लो, ये अपना कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे एक्स इस साइड था, हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाए, या उसका मूड बन जाए, कहाँ पे जुड़ जाए, इस साइड जुड़ जाए, है ना। तो जस्ट क्या हो गया, अपोजिट बन गया ना इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इस साइड था और ये इस टाइप से। स्टीरियो क्या होगी, चेंज होगी, यानी इन्वर्जन हो रहा है ना, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन। और देखो इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, यानी कि ये जो था ये तो पहले जैसा ही बन गया, तो क्या हुआ, रिटेंशन, और ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो क्या हो गया, इन्वर्जन। रिटेंशन भी हुआ और इन्वर्जन भी। जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, यानी कि दोनों तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिल्कुल उसके जैसा भी और उसका अपोजिट भी, तो उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को जिसमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। तो फिफ्थ स्टेप स्टीरियो का क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। या आप लिख दो रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, कुछ भी लिख दो, है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड, यानी कि रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टीरियो होगी। अब अपना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर अपन कार्बोकेटाइन के बेस पे कर रहे हैं, किसके बेस पे, कार्बोकेटाइन के बेस पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, है ना, वो अपने न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि अपने क्लोरीन को, हेलोजन को जल्दी से वहां से रिमूव कर देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और हेलोजन्स का तो हमें पता ही है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो ब्रेक डाउन भी जल्दी होगा, तो वो तो सिंपल दोनों के अंदर सेम रहेगा। क्या रहेगा वो अपन यही रहेगा भाई, आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल एंड सबसे कम आर एफ। ये तो साइज का दोनों के अंदर ही कॉमन है, ये है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। SN2 के अंदर देखो, SN2 के अंदर देखो अपन करते हैं फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि RX है और हाथों हाथ क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये इधर से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां से अटैक करेगा और ये यहां से ब्रेक होगा, यानी कि दोनों स्टेप क्या चलेंगे, साथ साथ में चलेंगे। क्या होगा इसमें देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसके ऊपर और ये X यहाँ से निकल रहा है, यही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और X वहां से निकल रहा है, और इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और क्या हो जाएगा बाद में, ये निकल गया और ये जुड़ गया, ये माइनस को हटा दो क्योंकि अब तो ये बॉन्ड बना गया, ये बन गया और ये माइनस का ये निकल गया। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे स्टेप कितने हैं, तो जो अपना सेकंड पॉइंट है उसके अंदर पहले तो देखो इसमें कार्बोकेटाइन बना था, तो उसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और उसके स्टेप कितने हैं, 1 स्टेप कितना है, 1। ओके, और नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कितने रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं, 1 एंड 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। नेक्स्ट देखो स्टीरियो क्या रहेगी इसकी, देखो इसमें तो चांस ही नहीं है कि यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, जहां पे जैसे पहला RX का कॉन्फ़िगरेशन था सेम वही कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियोफाइल के साथ रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इधर से ये ऐसे जुड़ा हुआ था, वो न्यूक्लियोफाइल जब तक अटैक नहीं करेगा तब तक ये टूटेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहां से करना है, यहीं से करेगा, और तो जगह है ही नहीं,
तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया और यहाँ से ही निकल गया, ये प्रोडक्ट अपने पास में बन गया। यानी अपना रिएक्टेंट ये था, न्यूक्लियोफाइल ने ऐसे अटैक किया और ये प्रोडक्ट बन गया। इसके अलावा तो और चांस ही नहीं है। इधर से ये जुड़ रहा है, ऐसे ही ये जुड़ा और ऐसे ही ये निकला, यही होगा, है ना। तो अगर ये पहले हट जाता तब चांस थे कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी जुड़ जाता और यहाँ पे भी जुड़ जाता, जैसा कि SN1 में हुआ था। लेकिन इसमें से तो ये इधर जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यही पोजीशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। यानी पहला जो था उसका जस्ट अपोजिट अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा। इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, और इसको एक और नाम देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, व्हाट इज वॉल्डन इन्वर्जन। ओके, वॉल्डन इन्वर्जन, व्हेन जस्ट अपोजिट configuration of reactant is formed during the reaction during the mechanism is called Walden inversion। अपोजिट, जैसा पहले था रिएक्टेंट उसका अपोजिट क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो उसे क्या कह देते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट है अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो मैंने पहले भी कह दिया कि जो अपने हेलोजन्स हैं उनके लिए तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो अपने कार्ब कैटायन है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एज वी नो, इफ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज, है ना। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि आने के लिए जगह होना, है ना, तो कम रह जाना। जैसे कि देखो अगर 3 डिग्री है तो उसके चारों तरफ कार्बन लग गए, तो जो न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक करेगा, जगह ही नहीं है उसकी आने के लिए और आ नहीं पाएगा तो रिएक्ट कर नहीं पाएगा। ओके, तो अगर 1 डिग्री है तो देखो जगह पड़ी है खूब, तो वो कहीं से भी आके इसके ऊपर अटैक कर लेगा, वो अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें होगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये होता है पूरा SN1 एंड SN2, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। या तो वो सीधा रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ लेगा, इन्वर्जन पे पूछ लेगा, है ना, व्हाट इज वॉल्डन इन्वर्जन, व्हाट इज रेसिमाइजेशन, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, द D and L form both are present, that is called racemic mixture। okay, how many steps are present in SN1 mechanism, there is 2 steps। how many steps SN2 mechanism, how many steps SN2 reaction is completed, तो कितने स्टेप में, 1 स्टेप के अंदर। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द SN2 mechanism, इसका आंसर बता दो, ड्यूरिंग द SN2 mechanism the reactant nucleophile attack as well as halogen removed from the haloalkane, that is called transition state। the formation and breakdown of bond both takes place at the same time, that is called transition state। okay, नेक्स्ट इसमें से जो क्वेश्चंस इसी का ही बता रही हूँ, ये एक बार आप देख लो, फिर इसी के अंदर ही बता रही हूँ आपको SN1 में। मैं अब कर रही हूँ इसको, थोड़ी जगह चाहिए मुझे, इसी के अंदर क्वेश्चन वो कैसे देता है वो क्वेश्चन इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ। देखो इसमें वो कैसे देगा, एक क्वेश्चन जो इसमें आएगा, अरेंज द फ्लोइंग in increasing order of reactivity towards SN2 mechanism। इस तरह से SN2 दे देगा, SN1 दे देगा, है ना, हमने तो टाइप ही देखना है और उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो देखो, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 mechanism, ऐसे लिख के वो आपको कुछ ऐसे दे देगा, CH3Cl CH2 Cl, और दे दिया जैसे आपको CH3 CH2 Br। ओके, या आपको दे दिया उसने, यहीं लिख लेते हैं, CH3Br और CH3 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 Cl, इस तरह से दे दिया है ना, ऐसे 4 दे दिए।
तो जैसे ये अपना हो गया 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको अरेंज करना है। तो SN2 के अंदर हमें पता है कि कैसा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये होता है SN1 के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का करेंगे। तो ये देखो ये अपना 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये फिर से 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो पहले जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कौन कौन से हो गए, ये वाला, ओके। ये दोनों कौन से हैं, 1 डिग्री है। और इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन वाला, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो 3, फिर उसके बाद में कौन सा हो गया 1। अब 2 डिग्री देख लो कौन सा है, ये वाला, फिर उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3। इंक्रीजिंग में कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 नंबर, फिर उसके बाद में कौन सा है 1 नंबर, फिर उसके बाद में 2 नंबर और सबसे कम रिएक्टिव है 4 नंबर। यही हुआ 3 डिग्री। ठीक है, पहले 1 डिग्री देख लो कि पहले तो ये लिख लिया करो कि SN2 दिया है तो तुरंत ये लिख लो कि हमारा ऑर्डर यही रहेगा कि 1 डिग्री को सबसे ज्यादा रिएक्टिव करना है। फिर इसमें से लगा लिया कि 1 डिग्री ये है और 1 डिग्री ये है, तो दोनों 1 डिग्री को कंपेयर कर लिया कि 1 डिग्री में अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि उसमें ब्रोमीन है और इसमें क्लोरीन है, और हमें पता है ब्रोमीन वाला ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो हमने सबसे पहले उसको कर दिया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उससे कम ये, उसके बाद में 2 डिग्री सबसे कम, उससे कम है तो 2 वाला ये हो गया, और उसके बाद में 3 कम है तो 3 यहाँ पे 4th वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस भी इसमें बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, राइट फ्लोविंग रिएक्शंस। देखो इसमें काफी सारी नेम रिएक्शंस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है आई हैव रिटन हियर। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो देखो पहले है सैंडमेयर गाटरमान एंड वुड्स फीटिंग रिएक्शन। देखो सैंडमेयर एंड गाटरमान दोनों के अंदर, हालांकि ये स्टार्ट जो होती है एनिलीन से स्टार्ट होती है, उससे डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इतनी लंबी रिएक्शन अभी याद रखने का, याद करने का टाइम नहीं है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस है। तो डायरेक्ट अगर हम इसको डायजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करेंगे तो ये रॉन्ग नहीं है, ये अपनी सही रहेगी। ओके, तो हमारी रिएक्शन दोनों ही सैंडमेयर और गाटरमान दोनों ही डायजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट होती है, दोनों डायजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट हुई है। इसके अंदर और दोनों के अंदर ही क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो दोनों के अंदर ही क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, और इसके अंदर तो लेना है Cu2Cl2 HCl के साथ, और इसमें अकेला कॉपर लेना है, Cu है ये, C4 नहीं है। ओके, Cu कॉपर, कॉपर के साथ में HCl, दोनों में HCl है। सैंडमेयर एंड गाटरमान दोनों रिएक्शन ही सेम है, बस उसमें Cu2Cl लेना है और इसमें अकेला Cu लेना है। और वुड्स फिटिंग के अंदर हमने एक तो क्लोरोबेंजीन लेना है और एक एल्किल क्लोराइड लेना है ना, एक एल्किल वाला, क्योंकि वुड्स रिएक्शन अपनी एल्किल की होती है और फिटिंग अपनी बेंजीन वाले की होती है, क्लोरोबेंजीन की होती है। तो हमने दोनों को मिक्स किया है, तो ये दोनों ले लिए, साथ में सोडियम ले लिया 2 मोल, एंड ड्राई ईथर के साथ में किया तो क्या बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा। ये नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ DDT। DDT का स्ट्रक्चर एंड नेम हमें बताना है। तो देखो DDT का नेम पैरा पैराडाइस डाई क्लोरो, देखो 2 क्लोरो है ना, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, CCH के लिए क्या कह देंगे, इथेन, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, ये हो जाएगा, यही इसकी स्ट्रक्चर है और यही इसका नेम है। नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया, राइट द नेम ऑफ फ्लोविंग फ्रियोन्स की। इसमें से हर टाइप के क्वेश्चंस अपन ने उठा लिए हैं ना, मैक्सिमम टाइप के। फ्रियोन्स, फ्रियोन को करने का तरीका देखो, फ्रियोन की अगर नाम वो कहता है, ऐसे स्पेशली वो फ्रियोन कह के देना, तभी हमने इस तरीके से नोमेनक्लेचर उसका करना है, अदरवाइज आपने इसका IUPAC नोमेनक्लेचर ही हमने करना है। अगर वो स्पेशली अपन को पॉइंट आउट करे कि राइट द नेम ऑफ फ्लोविंग फ्रियोन्स। ओके, तो देखो फ्रियोन का नाम लिखते टाइम बिल्कुल सिंपल है, पहले तो हमने फ्रियोन ही लिखना है, उसके बाद में XYZ। X का मीन्स है, यहाँ पे ये XYZ तीनों ही डिजिट है। X का मीन्स है कार्बन -1, Y का मीन्स है हाइड्रोजन +1, और Z का मीन्स है नंबर ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन। ओके, तो देखो जैसे इसका करते हैं, तो पहले तो फ्रियोन तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। X पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो एक कार्बन है, कार्बन -1 -1 कितना हो गया, 0, तो ये तो हो गया 0।
सेकंड क्या है, y पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1। नंबर और जेड क्या लिखना है, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितनी है, फ्लोरीन 1, तो इसका नेम हो गया फ्लोरीन 011। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो, तो इसका नेम लिखेंगे तो फ्रियोन। देखो फर्स्ट क्या लिखना है, एक्स को क्या लिखना है, कार्बन -1, कार्बन 1 है, 1 - 1 0। सेकंड हाइड्रोजन +1, 0 + 1 1 हो गया। नंबर ऑफ फ्लोरीन कितनी है 2, इसका नेम हो गया फ्रियोन 012। नेक्स्ट इसका नेम देखो, ये हो गया फ्रियोन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई। ओके, फ्रियोन और कार्बन -1 यानी कि 2 - 1 1, हाइड्रोजन +1 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन 2, तो इसका नेम हो गया फ्रियोन 112। ओके, तो इस तरह से ये अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें ले लिए हैं। तो फर्स्ट जो अपना ये 6 चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस अगर लगे रहे तो वो अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी। ओके ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।